डियर स्टूडेंट्स, दिव्य मैथ ज्ञान में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के इतिहास किताब का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे और उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वह प्रश्न परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के वीडियो में आपको कौन कौन से प्रश्न आपके परीक्षाओं में आने वाले हैं। तो उन प्रश्नों पर आज हम विचार करेंगे और आपको पूरी तरीके से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किन महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। मतलब शहरीकरण एक प्रक्रिया है। क्या है बच्चों? शहरीकरण। तो शहरीकरण का जो प्रक्रियाएं हैं, कौन सी प्रक्रियाओं के द्वारा, किन प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। यानी इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं चली जिसके चलते आधुनिक शहर का निर्माण निर्णायक रूप से हुआ। तो इसका उत्तर है, शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत पहले से हो रही है। ऐसा नहीं है कि आज शहरीकरण हो रहा है। ये शहरीकरण की प्रक्रिया आज की नहीं है। क्या है? बहुत पहले से हो रही है। शहरीकरण आज का नहीं है। जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो भी शहर था, ऐसा नहीं है कि शहर नहीं था। उस समय भी शहर था, आज भी शहर है। तो शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत पहले से हो रही है, किंतु आधुनिक शहरों के विकास की प्रक्रिया लगभग 200 साल पुरानी है। आधुनिक शहरों के विकास की प्रक्रिया कितने साल पुरानी है? लगभग 200 साल पुरानी है। इसका मतलब है, कहा जाता है कि हमारे देश पर अंग्रेजों ने शासन किया था, वो लगभग 200 साल शासन किया था। राइट है? तो इसका मतलब है कि जब हमारे अंग्रेज आए थे उससे पहले भी हमारे भारत देश में शहर था। आज भी शहर है, आज भी हम शहरों में घूमते हैं और आज भी शहरों के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे तीसरी जगह शहर में पहुंचते हैं। तो अगर मान्यता दिया जाए, अगर आमतौर पे कहा जाए, तो आप बोल सकते हैं कि आधुनिक शहरों की स्थापना, मतलब आधुनिक शहरों का विकास जो है उसकी प्रक्रिया लगभग कितने साल से पुरानी है? 200 साल। ठीक। आधुनिक शहरों की स्थापना में जिन 3 प्रक्रियाओं का जो निर्णायक भूमिका थी वे निम्नलिखित है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो 3 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, आप ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट है औद्योगिक पूंजीवादी का उदय। मतलब शहरीकरण की प्रक्रिया में 3 निर्णायक भूमिका थी जो शहरीकरण को बना दिया। जिसमें पहला था औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। औद्योगिक पूंजीवाद का मतलब क्या होता है? औद्योगिक पूंजीवाद का मतलब होता है उद्योग से संबंधित जितने भी पूंजीवादी थे, जितने भी उनके पास पैसे थे, उन लोगों ने क्या किया? नए नए उद्योग के क्या किया? स्थापना कर दिया। अब भारत में सब लोग तो गरीब था नहीं उस समय, आज भी भारत में सब लोग गरीब नहीं है, उस समय भी गरीब नहीं था। तो उस समय क्या हुआ, हमारे देश में जितने भी पूंजीवादी किस्म के लोग थे, जिनके पास पैसे ज्यादा थे, उन्होंने उद्योग की स्थापना की। उद्योग की स्थापना कर औद्योगिक पूंजीवाद का क्या कर दिया? उदय कर दिया। उसके बाद दूसरा है औपनिवेशिक शासन की स्थापना। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा हमारे भारत में शासन चल रहा था, तो उन्होंने उपनिवेश बनाया। उपनिवेश मतलब अपने भारत में ही उपनिवेश बनाया और औपनिवेशिक शासन की स्थापना कर दी। यानी शासन करते रह गए और हमारा व्यापार चलता रह गया। इस तरह भारत में व्यापार कभी रुका नहीं, व्यापार का काम चलता रहा। ये समझ में आ गया दोनों पॉइंट। तीसरा पॉइंट है लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। मतलब लोगों को लोकतांत्रिक जो आदर्श थे, लोकतंत्र के जो आदर्श है, उसका विकास किया गया। क्या किया गया? तो ये 3 पॉइंट है जो शहरों के विकास में निर्णायक भूमिका रही है। तो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को आप परीक्षाओं में आता है, अगर इस तरीके से जैसे मैं समझाया हूं उस तरीके से आप लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब मिला था। बहुत लोगों को नहीं पता है कि बिहार भी अलग हुआ था। तो आप जानिए कि बिहार भी अलग हुआ था। बिहार भी किसी क्षेत्र में दायरे में था। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन के तौर पर कि बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब मिला। तो इसका उत्तर सिंपल सा है, आप परीक्षा में सिंपल सा लिख सकते हैं कि बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब मिला।
तो आप लिखेंगे कैसे कि 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में बिहार को अलग राज्य का स्वरूप तैयार किया गया। उस समय 1911 ईस्वी की बात है, दिल्ली का दरबार चलता था, तो दिल्ली दरबार में बिहार को अलग राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, तो बिहार को भाई दिल्ली दरबार उस समय चल रहा था, तो बिहार को अलग राज्य का क्या मिला, दर्जा मिला। वहां पे प्रारूप तैयार किया गया, बिहार को अलग राज्य का स्वरूप तैयार किया गया कि बिहार को अलग किया जाएगा। ठीक है, ये कब तैयार किया गया था, 1911 ईस्वी में। कहाँ पे, दिल्ली दरबार में। तो दिल्ली दरबार में बिहार को अलग राज्य का, एक तरह का अलग राज्य का स्वरूप बनाया गया और स्वरूप को तैयार किया गया 1911 में दिल्ली दरबार में। क्लियर हुआ? और 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को, ध्यान दीजिएगा, 1911 में स्वरूप तैयार किया गया और 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। यानी बिहार, उड़ीसा, बंगाल तीनों एक ही में था पहले। क्या था तीनों? एक ही में था। बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों किस में था? एक ही में। तो उन तीनों को अलग कर दिया। उन तीनों मतलब बिहार, बंगाल से पहले उन दोनों को अलग किया गया। किसको? बिहार को और उड़ीसा को। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यानी बंगाल में बिहार, उड़ीसा था, तो अब बंगाल से बिहार, उड़ीसा को क्या किया? अलग किया। ये कब किया गया था? यस, 1912 में किया गया था। और पटना इसकी राजधानी बनी। क्या बनी इसकी राजधानी? पटना इसकी राजधानी बनी। तो ये सिंपल सा प्रश्न का उत्तर था, आप आराम से लिख सकते हैं। इतने जो मैंने बताया आपको, उसको आप आराम से कॉपी पे लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है कि शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं। भाई शहर बना, तो शहर में कौन सी प्रक्रियाओं के केंद्र है, किस प्रकार की प्रक्रिया चलती है शहर में? तो इसका सिंपल सा उत्तर है कि शहर व्यापार और उत्पादन संबंधी क्रियाओं के केंद्र होते हैं। भाई शहर कैसे क्रिया है? तो शहरों में व्यापार होता है, तो व्यापार और उत्पादन दोनों होते हैं। तो व्यापार और उत्पादन संबंधी क्रियाओं के केंद्र होते हैं कौन? शहर। ठीक है, यहाँ शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और रोजगार, क्या क्या? शिक्षा है, शहरों में शिक्षा है, यातायात है और स्वास्थ्य है और रोजगार की बेहतर संभावनाएं होती हैं। शहरों में इन सब की क्या है? बेहतर संभावना। वहाँ रोजगार मिलेगा मिलेगा, यातायात मिलेगा मिलेगा, शिक्षा मिलेगा मिलेगा, लोगों को काम धंधे भी मिल जाते हैं वहाँ पे। तो इसकी बेहतर संभावनाएं कहाँ होती हैं? शहरों में। कहाँ होती हैं? शहरों में होती है, जिसके कारण लोग गाँव से शहर की ओर पलायन करते हैं। देखो गाँव में रोजगार नहीं है, तो इसको इसलिए लोग क्या करते हैं, गाँव में जो रहने वाले लोग हैं वो किसकी ओर पलायन करते हैं? शहर की। क्लियर एकदम? किसी को डाउट है? ठीक, तो इसलिए आप समझिए इसको बेहतर से, अच्छे ढंग से समझिए कि लोग अगर शहर में अगर शिक्षा है, व्यापार है, यातायात है, स्वास्थ्य है, सब कुछ है, तो लोग क्या करते हैं? गांव में असुविधा होने की वजह से, गांव में पूरी तरह की सुविधा नहीं होती है, तो गांव में लोग क्या करते हैं? गांव से लोग जाते हैं शहर की ओर पलायन करते हैं और वहां जाकर अपने रोजगार करते हैं, बिजनेस करते हैं, है ना, और अपने आमदनी को भी क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं? गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं। आधुनिक काल से पूर्व यानी आधुनिक काल से पहले व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। अगर आधुनिक काल से पहले की बात करें तो व्यापार एवं धर्म, क्या क्या मैंने बोला? यस, व्यापार और धर्म शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। शहरों की स्थापना क्या थे? यस, शहर गतिशील अर्थव्यवस्था के भी केंद्र होते हैं। याद रखिए, शहर गतिशील अर्थव्यवस्था के भी क्या होते हैं? केंद्र होते हैं। शहर राजनीतिक प्राधिकार के भी महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। राजनीतिक प्राधिकार यानी राजनीतिक का भी क्षेत्र होता है सर, उसके भी महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। और मैंने बताया कि गतिशील अर्थव्यवस्था यानी कि वहाँ पे ज्यादा गतिशील अवस्था में वहाँ पे लेन देन का काम होता है शहरों में, तो वहाँ पे अर्थव्यवस्था शहर की मजबूत होती है, जिसके कारण लोग उद्योग धंधे चलाते हैं, अपने व्यापार को चलाते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आप अगर विद्यार्थी लोग अपने परीक्षाओं में अगर क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामों में। बिहार बोर्ड के जितने भी सारे विद्यार्थी जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वे हमारे चैनल से अगर जुड़े हैं, अगर नए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से हम हर प्रकार की वीडियो लेके आते हैं, हर सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो लेके आएंगे और आपके नए नए ज्ञान को नए नए तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो आज जो मैंने तीनों प्रश्न समझाया तो विद्यार्थी लोग उसको कॉपी पर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और नोट डाउन करने के बाद उसे जरूर याद कर लीजिएगा, आपके परीक्षाओं में हमेशा आता है। इस प्रकार आज का क्लास हम समाप्त करते हैं।
आज के वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे दिव्य मैथ ज्ञान यानी जो चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल के माध्यम से आप जो भी हमें सपोर्ट करेंगे, जिस तरह का भी आपको वीडियो चाहिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उस तरह का वीडियो मैं बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, सुप्रभात, शुभ रात्रि और नमस्कार।